बहुत ही बेसिक सा सवाल ये है कि इस डील की जरूरत किसे है? देखिए, डील की ज़रूरत खाली इसलिए है दिखाने के लिए कि जो हमारा द्विपक्षीय ट्रेड डील का मसला इतने दिनों से चल रहा है, तो हम उसे आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं। हम भारत और अमेरिका के रिश्तों को महत्व देते हैं और हमने इतने और देशों के साथ में बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट्स किए हैं, एफटीएस किए हैं। अमेरिका के साथ में सिर्फ दिक्कत ये आ रही है कि वो कहते हैं कि आप तो हमको 0% ड्यूटी पे हमारा सामान लीजिए और हम आपको जो है, जो भी हम ड्यूटी लगाएँगे आपके पास बायलैटरली मानिए कि आप हम आपके ऊपर 18 लगाएँगे या 10 लगाएँगे और इसके अलावा जो हमारे डोमेस्टिक लेजिस्लेशन है, उसके अंडर में जो हमको इन्वेस्टिगेशंस करने पड़ते हैं, वो हमको ड्यूटी लगानी पड़ती है, तो हम यूनिफ़ॉर्मली सबके ऊपर लगा देंगे। लेकिन उसमें भी वो किसी के ऊपर 12.5% लगाते हैं, किसी के ऊपर 10%। तो अमेरिका में मैं कहूँगा कि ये टैरिफ का मसला जो है, जो पहले महत्वपूर्ण नहीं होता था, क्योंकि अमेरिका चाहता था कि भई वहाँ पे उनका प्रोडक्शन बेस बढ़े। तो जैसे हम लोगों के रॉ मटेरियल या सेमी प्रोसेस्ड गुड्स जाते थे अमेरिका में, तो वो उनको ले लेते थे और जैसे-जैसे वो हम ज़्यादा प्रोसेस करते थे गुड्स को, तो वो बहुत ज़बरदस्त ड्यूटी वहाँ पे लग जाती थी, ताकि उनको मार्केट एक्सेस नहीं मिलता था या नॉन टैरिफ बैरियर्स भी लग जाते थे तरह-तरह के। तो अब सिर्फ ये है कि हमको दिखाना है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते अच्छे हैं और हम उनको और मजबूत बनाना चाहते हैं। लेकिन अब ये नहीं चाहते हैं कि भारत में ये इस तरह की भावना रहे कि अमेरिका बहुत ही यूनिलैटरली और अमेरिका को, जैसे अमेरिका ने कई बार भारत के बारे में बात करी है और भारतीयों के बारे में, तो वो बात अच्छी यहाँ मानी नहीं जाती है। तो मेरे ख्याल से सिग्नल्स कुछ मिक्स्ड आते रहे हैं। उनको हम चाहते हैं कि वो मिक्स्ड सिग्नल्स कम से कम रहें और पॉजिटिव साइड पे जितना रह सकता है, चाहे धीरे-धीरे चलें, लेकिन पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चाहिए। पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना चाहिए लेकिन धीरे धीरे चलना चाहिए। बड़ी अच्छी बात शशांक साहब आपने कही। अंजलि प्रसाद मैम, सवाल मेरा वही रहेगा कि इस डील की ज़रूरत हमें कितनी है, क्योंकि जब 18% की बात फरवरी में की गई थी उसका तो अब कोई मतलब रहा नहीं। तो पहला काम तो हमें उस 18% को रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। दूसरा कि हम 25% पे भी एक्सपोर्ट कर रहे थे, 50% था तब भी कर रहे थे, थोड़ा बहुत कम हुआ फिर वापस से पटरी पाने लगा, क्योंकि ड्यूटी तो सब पे लग रही है। जी, इसमें किसकी ज्यादा जरूरत है इस ट्रेड डील के लिए? अगर हम इसको इन टोटलिटी देखें तो, और एक लाइन में अगर जवाब दें तो क्लियरली इसमें यूएस को ज्यादा जरूरत है इसकी। पहली चीज, इंडिया एक डोमेस्टिक मार्केट लेड इकोनॉमी रही है और है आज भी। ट्रेड हमारी जीडीपी का स्मॉल परसेंटेज है, फिर भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम कुछ बहुत अहम चीजें इंपोर्ट करते हैं जिसके लिए हमें फॉरेन एक्सचेंज की जरूरत है, तो हमें एक्सपोर्ट भी करना है। अब इशू ये आता है कि जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट बना है उस बेसिस पे क्या हम इस ट्रेड डील का एट ऑल कोई भी एडवांटेज ले पाएंगे? जैसा आपने कहा अभी के 18% को हमें रीनेगोशिएट करना पड़ेगा। ये क्वेश्चन रीनेगोशिएशन का मेरे हिसाब से अराइज ही नहीं होता है, क्योंकि यूएस के जो टैरिफ्स बाउंड हैं डब्ल्यूटीओ में वो 3.3% से 5% तक के हैं। अगर आप कहते हैं कि हम किसी भी ट्रेड रूल को फॉलो नहीं करेंगे और आप हमारे साथ नेगोशिएट कीजिए, तब तो फिर आप किसी चीज पे रिलाय नहीं कर सकते आगे भी कि ये इस पे मतलब रहेंगे, स्टिक करेंगे, नहीं करेंगे, कि एक बिल्कुल अनसर्टन टैरिफ लैंडस्केप टाइप की चीज यूएस के साथ हमेशा बनी रहेगी। एक तलवार लटकी रहेगी, कभी 301 लगेगा, कभी कुछ और लगेगा। इस तरह से हम लोगों को एक अनसर्टन टैरिफ लैंडस्केप में सरवाइव करना पड़ेगा। क्या हमारे एक्सपोर्टर्स इस तरह की अनसर्टेनिटी में कोई कंपैरेटिव एडवांटेज विज़-वी अदर कंट्रीज यूएस में पा सकेंगे? तो अगर हम देखें यहाँ पर इस वक्त यूएस की ज्यादा जरूरत है, क्योंकि उनको हमारा मार्केट चाहिए। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन
एक डिमांड ड्रिवन रिक्वायरमेंट है उनका, और उन्हें अपनी सप्लाई साइड को बढ़ाना है, एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाना है, तभी उनकी इकोनॉमी बढ़ेगी। और इंडिया से अच्छा कोई और मार्केट उनको मेरे हिसाब से नहीं मिलेगा। इंडिया से अच्छा मार्केट नहीं मिलेगा, अमेरिका को ज़्यादा इस ट्रेड डील की ज़रूरत है। शुभमय सर, एक सवाल इसी से मैं जोड़ दूं साथ में, फिर आप अपना कमेंट करिएगा कि जो अंजलि मैम कह रही थी कि एक्सपोर्टर्स को एक सर्टेनिटी चाहिए, ड्यूटी जो भी लगाए एक सर्टेनिटी चाहिए, तो डील हो भी गई तो क्या वो सर्टेनिटी मिल पाएगी? गारंटी है उसकी? हमने यूरोप के लिए देखा, हमने जापान के लिए देखा, जहाँ पे डील हो गई लेकिन फिर से टैरिफ लगा, अतिरिक्त टैरिफ लगाया। लक्ष्मण जी, आप आप म्यूट पे बिल्कुल हैं सही सर। कह रहे हैं। हाँ, सॉरी। हाँ, ये सुना कि नहीं? मेरा कहना यह है, मैं अंजलि जी और शशांक जी का मंतव्य काफी डिटेल में सुन रहा था, एंड उनके पॉइंट्स बहुत सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये फ्रेमवर्क डील है। फ्रेमवर्क डील का मतलब है कि ये डील का ढांचा है। दिस इज नॉट अ फुल फ्लेज्ड एफटीए। एक जैसे यूएस के यूके के साथ या जैसे ईयू के साथ जैसे नेगोशिएशन हो रहा है, यूके के साथ हो चुका है, या ऑस्ट्रेलिया के साथ, न्यूजीलैंड के साथ हो चुका है, ये डील जो यूएस के साथ होने वाला है ये एक फ्रेमवर्क होगा, यानी कि एक जिसे कहते हैं सोफिस्टिकेटेड एमओयू, कि हम इस ऐसे ऐसे ट्रेड टैरिफ्स, ऐसे ट्रेड अरेंजमेंट्स, ऐसे टैरिफ अरेंजमेंट्स पे हम आश्वासन देते हैं, बट वी डोंट कमिट, नीदर फ्रॉम इंडिया साइड से, नीदर यूएस के साइड से, क्योंकि इससे ज्यादा इस वक्त यूएस गवर्नमेंट से डील करना इम्पॉसिबल भी है, और यूएस से भी फ्रेम सजेशन नहीं दिए हैं। तो फ्रेमवर्क डील इज नॉट द सेम एज एफटीए, जिसमें क्लॉज बाय क्लॉज हर प्रोडक्ट के ऊपर किस तरह का ट्रीटमेंट है, वो डील, वो चीज नहीं है। ये सबसे पहला डिफरेंस है इंडिया यूएस फ्रेमवर्क में। और इसकी जो फ्रैंकली इसका इसका मतलब है, इसका इम्प्लीकेशन क्या है? तो इम्प्लीकेशन ये है कि इंडिया से जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट होते हैं उनमें वही रेट्स चलेंगे जो अभी फिलहाल चल रहे हैं। विल देयर बी अ बेटर रेट? हो सकता है, बट जस्ट बिकॉज ये फ्रेमवर्क डील हुआ है उससे कोई गारंटी नहीं है कि वो बेटर रहेगा। इसलिए आप देखेंगे इवन शॉर्ट टर्म में हमारे जो प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स होते हैं, जैसे श्रिम्प्स या दूसरे एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिनके लिए यूएस में बहुत बड़ा मार्केट है, उन्होंने अपना दूसरा मोर स्टेबल मार्केट ढूंढ लिया है। इनफैक्ट हमारा लास्ट ईयर का सबसे बड़ा सरप्राइज है कि हमारे श्रिम्प एक्सपोर्ट्स, जो करीब टोटली यूएस पे डिपेंडेंट थे, वो पूरी तरह से शिफ्ट कर गए हैं टू न्यू मार्केट्स में, क्योंकि यूएस डील के ऊपर उनका भरोसा नहीं है। रही बात लॉन्गर टर्म जैसे इंजीनियरिंग गुड्स की एक्सपोर्ट्स की, जिसके भी भारत से बहुत बड़ी एक्सपोर्ट होती है, वो डिपेंड करेंगे कि भाई यूएस जाके क्या एग्जम्पशंस, वेवर्स लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट का शूटिंग डाउन ऑफ द यूएस अग्रीमेंट्स के बाद नया किस चैप्टर में यूएसए इंडिया से नेगोशिएट करते हैं, क्या आश्वासन देते हैं, क्योंकि इन प्रोडक्ट्स के जो सेल एंड परचेज रहता है वो लॉन्गर टाइम फ्रेम का रहता है। तो इसलिए उनको चाहिए कि, और वो मांगेंगे कि हमें एग्जैक्ट नंबर्स चाहिए। आपको पता ही है कि बहुत सारे इंडिया यूएस ट्रेड डील्स में नंबर्स लिखे नहीं गए हैं। नंबर्स क्योंकि हर महीने में चूंकि वो चेंज होते हैं, चेंज होने की सरप्राइजेस हैं, चेंज होने का और भी पॉसिबिलिटीज हैं, इसलिए कोई भी ठोस नंबर्स एग्रीमेंट्स में लिख के नहीं रखे हैं। सो जब ठोस नंबर्स ही नहीं लिख के रखे हैं तो ट्रांजैक्शन इज ऑन द बेस्ट एफर्ट बेसिस। ट्रांजैक्शन हो सकता है, शायद होगा, लेकिन होगा ही, इसके ऊपर कोई भरोसा नहीं दे सकता है। इंडिया यूएस डील में देयरफॉर कौन सा ऐसा है जो अभी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट स्टैंडर्ड रूप से चल रहा है? वह सिर्फ एनर्जी प्रोडक्ट्स हैं, एलएनजी, क्रूड ऑयल, इन सभी चीजों के चूंकि इनका ट्रेड नेगोशिएशंस अलग रहता है, हाई सी सेल रहता है, बहुत सारा चीज रहता है, शॉर्ट टर्म में इनका ट्रांजैक्शंस होता है। सो इंडिया यूएस के बीच में वही उन्हीं प्रोडक्ट्स के सबसे ज्यादा अभी शेयर्स हैं। इनफैक्ट मैं रिसेंटली
कुछ ऑयल प्रोड्यूसर्स लार्जर जो यूएस के हैं उनसे मैं बात कर रहा था और उनका कहना है कि भाई आप हमसे डील कीजिए, यूएस गवर्नमेंट के साथ डील मत कीजिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन सा रेट में होगा, लेकिन हमारे साथ आप अगर डील करेंगे और ये बात वो काफी सीनियर लेवल में इंडिया गवर्नमेंट के ऑफिसर्स से भी बोल रहे थे कि आप हमसे डील कीजिए, हम इंश्योर करेंगे कि हम जिस नंबर्स हम लिख लेंगे कॉन्ट्रैक्ट में, हम वो परसेंटेज ऑफ टैरिफ्स में ही आपसे डील करेंगे। यूएस गवर्नमेंट का तो कुछ पता नहीं, वो आज करेंगे, कल करेंगे, उनका फ्लक्चुएशंस रहेगा। और ऑयल सेक्टर में लार्जर क्रूड ऑयल या एलएनजी, चूंकि ये प्राइवेट सेक्टर से आता है, इसलिए वहां पे भरोसा है कि वहां पे जो मोरलेस जो जिसे कहते हैं बिजनेस एज यूजुअल जो है वो चलता रहेगा। तो सब मिलाकर इंडिया यूएस ट्रेड मार्केट में, हालांकि इंडिया यूएस इज अ वेरी बिग मार्केट, हम इस मार्केट को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, लेकिन इस मार्केट में जिसे कहते हैं फ्रेमवर्क के तहत कुछ ज्यादा उछाल आएगा, ये कोई भी एक्सपोर्टर्स नहीं एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और इसीलिए ये मोरलेस मार्केट्स के लिए एक नॉन इवेंट बनता चला जा रहा है। जी दरअसल इसमें एक चीज़ और मैं जोड़ दूं, हमारे साथ यूएस से जुड़ गए हैं धीरज कौल साहब, जो कि काफ़ी दिनों तक ट्रम्प के पॉलिसी के साथ जुड़े भी रहे थे। धीरज कौल साहब, अभी हम लोग तीन हमारे पैनलिस्ट ने बातचीत की, मेन मुद्दा मैंने शो के शुरू में उठाया ये था कि इस ट्रेड डील की ज़रूरत आखिर किसे है? अमेरिका को ज़्यादा ज़रूरत है या फिर इंडिया को ज़्यादा ज़रूरत है? बात चलते चलते यहाँ तक पहुँच गई कि वहाँ के इम्पोर्टर डील करना चाहते हैं 1 to 1 और एक प्राइस फिक्स कर देना चाहता हम इस कीमत पर आपसे लेंगे। अब कोई अगर एडिशनल टैरिफ अमेरिका लगा रहा है तो आखिरकार पे तो करना पड़ता है इंपोर्टर को, और उसका अंतिम जो है वो पेमेंट करना पड़ता है कंज्यूमर को, तो नुकसान तो वहां पे ज्यादा होता है। जी हाँ, नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है। हाँ, देखिए आपने आई एम सॉरी मेरा वीडियो का कुछ इश्यू था, सो आई वाज लिसनिंग, पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए। तो क्योंकि मैं बायोटेक सेक्टर फाइनेंस से भी कनेक्टेड हूँ और एआई हेल्थ केयर पे हमारा वर्क रहता है, तो देयर इज लॉट ऑफ ओवरलैप ऑफ मैक्रो। तो कुछ पॉइंट्स अभी जो उन्होंने बताया एब्सोल्युटली करेक्ट है। और हम लोग जो देख रहे हैं यूएस सेक्टर को क्या चाहिए इस डील से, बेसिकली ऑयल एंड एलएनजी सेक्टर, जिसपे मुझे लगता है ऑलमोस्ट बात कंप्लीट हो रही है। एरोस्पेस, डिफेंस, इसके अलावा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, जिसपे हम शुरुआत से बात कर रहे हैं टैरिफ से पहले से, जहां पे पेच अटका हुआ है, जिसके अंदर आपको पता ही है कॉर्न है, सोयाबीन है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स हैं, और कहीं ना कहीं हमारे जो यूएस फार्मर्स हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी मंडी खुल जाए भारत में, इसके लिए बहुत बड़ा मांगा वोटर बैंक का प्रेशर भी है, बेस भी है। और कनाडा ने जो हमें पहले रिफ्यूजल दिया था हमारे एक्सचेंज ऑफ क्रॉप्स के साथ, कहीं ना कहीं ऑल्टरनेटिव मार्केट ढूंढना यूएस तब से कोशिश ट्रम्प कर रहे हैं। इसके अलावा हमारे जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, जिसके ऊपर बहुत प्रेशर है, क्योंकि यहाँ पे सरप्लस काफी ज्यादा है, हमारे पास मार्केट्स को ढूंढने की सख्त इस टाइम जरूरत है। इसके अलावा जो आपने अभी बात करी उसमें एआई इंफ्रास्ट्रक्चर, जो हमारी कंपनीज यहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज अभी लगा रही हैं, जैसे अगर आप माइक्रोन को भी देखिए, उसको देख लीजिए, मार्वल को देख लीजिए, हमारा माइक्रोसॉफ्ट का जो क्लाउड है, इसके अलावा गूगल, जो डिफरेंट कंपनीज जो एक्सपैंड करना चाह रही हैं, डिफरेंट डिफरेंट डाटा सेंटर्स बनाना चाह रहे हैं, हमारे प्रोसेसिंग सेंटर्स हैं। और कहीं ना कहीं सेमीकंडक्टर जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे तेजी से बढ़ी है, उसके लिए क्या हमें एक सेकेंडली सब्सिडरी एरिया मिलेंगे जहां हम और एक्सपोर्ट कर सकें। इंडिया इज लुकिंग फॉर आईटी सर्विसेज के अंदर उन्हें कुछ ब्रेक मिले। फार्मा जिस सेक्टर में मैं हूं, मुझे बहुत प्रॉमिसिंग दिख रहा है इंडिया यूएस का इंटरफेस। इसके अलावा एक सेक्टर है जिसको मेडिकल डिवाइसेस बोलते हैं, कल ही हमने उस पर एक पेपर पब्लिश किया है, उसकी ग्रोथ 350% एंटिसिपेटेड है विद इन नेक्स्ट 3 to 4 years, जिसमें इंडिया कैन बी अ वेरी बिग बेनिफिशियरी एज अ नेट एक्सपोर्टर to Southeast Asian countries for a cheaper services as well as manufacturing cost। क्योंकि जो मेडिकल वेरिएबल डिवाइसेस हैं, जब हम उसे एआई के साथ कंबाइन करते हैं, जो डाटा पॉइंट्स हेल्थ केयर के मिलते हैं, दैट इज डिफरेंट लेवल। और उसकी मैन्युफैक्चरिंग इंडिया हमें साउथ ईस्ट एशिया मार्केट के अंदर तकरीबन 1/5 रेट पे प्रोवाइड करा सकता है, तकरीबन आई वुड से 1/3 to 4.5, मतलब तकरीबन 30% कीमत पे से 20% कीमत पे हम वो कर सकते हैं। अभी उस पर बात हो रही है, उसमें ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, प्राइवेसीज के इश्यूज हैं, लेकिन मुझे लगता है ग्रोइंग इकोनॉमीज, खासतौर पे इंडिया जिसका अब हेल्थ केयर पे काफी फोकस है, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं। मैं इसको एक पॉजिटिव सेंस में देख रहा हूँ।
लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, जो कुछ पैनलिस्ट ने पहले बोला, इसका मेन एजेंडा है कि हम अपने जो फार्मर्स हैं, हम अपने जो लोग हैं, उनके लिए कैसे मार्केट ढूंढें। उसके ऊपर बहुत प्रेशर है, खास तौर पे क्योंकि भारत के अंदर देखिए एग्री इंडस्ट्री तकरीबन 60%, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो रूरल भारत आता है वहां पे बहुत बड़ा डिपेंडेंस है। और जो अमेरिकन एक एवरेज फार्मर है, उसका अगर आप लैंड देखें, उसको अगर आप सब्सिडीज देखें, तो तकरीबन 60 से $80,000 डिपेंडिंग कौन सी स्टेट में आप बात कर रहे हैं पर फार्मर को मिलती है। उसको आप भारत के साथ कंपीट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे लगता है एक अनफेयर कंपटीशन डेफिनेटली एग्री और मिल्क प्रोडक्ट्स में है, जिसको भारत सरकार बहुत कोशिश कर रही है प्रोटेक्ट करने के लिए। लेकिन जिस दिशा में चीजें जा रही हैं, मुझे लगता है ये एक फंसता हुआ पेच होगा। मे बी सेकंड स्टेप ऑफ नेगोशिएशन में इसे एड्रेस हो, लेकिन पहले स्टेप के जो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं, जिसपे बात ऑलमोस्ट कंफर्म हो रही है, वो डेफिनेटली एनर्जी है, जिसके अंदर एलएनजी और पेट्रो प्रोडक्ट्स, जैसे आपके पैनलिस्ट ने थोड़ी देर पहले बताया, वो है, फार्मा है, कुछ हद तक हमारा आईटी सेक्टर है, और जो हम डाटा सेंटर्स की बात कर रहे हैं, और वो डाटा सेंटर्स माइंड यू सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बन रहे हैं, वो साउथ ईस्ट एशिया को कवर करेंगे, तो बहुत जॉब्स भी वहां पे क्रिएट होंगी। लेकिन नेट नेट बेनिफिशियरी थोड़ा सा मुझे लगता है अमेरिका को ज्यादा फायदा दिख रहा है, अगर आप टेक्निकल वर्ड्स में पूछे तो। मेरे तौर पे फायदा होगा ही, क्योंकि ट्रेड हम लोग तो वैसे भी इंडिया ट्रेड सरप्लस है, तो अमेरिका की पूरी कोशिश यही कि ट्रेड सरप्लस को कैसे हम लोग इसको अमेरिका की तरफ से ट्रेड डेफिसिट को कैसे कम से कम किया जाए। भारत हो दूसरे देशों के साथ, तो भारत पर विशेष जोर इसलिए रहता है क्योंकि हमारा छोटा ट्रेड सा सरप्लस पॉइंट उनके साथ ज्यादा रहता है। एक छोटा सा पॉइंट बोलना चाहूंगा कि जी। ये इस सब गेम में आप ये मत भूलिए कि हमारे जो ग्रेजुएट्स हैं इंजीनियरिंग के डिफरेंट कॉलेजेस के, आज उनमें 25 से 27% फ्यूचर जॉब्स मार्केट्स के अंदर ड्रॉप है। ऑल्दो हमारे जॉबलेसनेस नंबर्स करंटली लो हैं, क्योंकि मैं एआई स्पेस से हूं, तो मैं आपको बता सकता हूं उसके रियल इफेक्ट तकरीबन 2 क्वार्टर से 3 क्वार्टर में ग्लोबली दिखने लगेंगे कि एआई की वजह से जॉबलेसनेस कितनी क्रिएट हो रही है यूएस मार्केट में। अभी वो नंबर्स नहीं दिख रहे माइंड यू, इसलिए हमारी मार्केट भी बहुत अच्छा से चल रही है। हमारे इंटरेस्ट रेट्स आप देखते हैं कैसे उसके हिसाब से चलते हैं जॉबलेस नंबर्स के। लेकिन हम लोग जो एआई सेक्टर में हैं, हम एंटिसिपेट कर रहे हैं तकरीबन 6 से 9 महीने के अंदर एक बड़ा मैसिव लैक ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज यूएस के अंदर आपको और दिखेगा, और शायद उसके रिपल इफेक्ट भारत में भी एंटिसिपेटेड है।